उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान नियाज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आ जाएं जहाँ पे आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं या उनकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, या फिर आप परमुटेशन को इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम इसी पिछले टॉपिक के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखूँगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक के हवाले से उनको बिल्कुल दूर किया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आज का जो पीडीएफ हैंडआउट है वो दिखा देता हूँ। हमारे पास तकरीबन 4 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये हम आज सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस को पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप आज की वीडियो में मुझे सही से मेरे साथ फॉलो कर सकें। ठीक है, तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिटर। यानी आपको ये वर्ड गिवन है, बिटर वर्ड गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिटर अमंगस्ट देमसेल्व्स। आगे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए इजाफी लिखी हुई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड आर टू बी यूज्ड। यानी अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आसान अल्फाज में बता देता हूँ। यानी आपके पास एक वर्ड गिवन है बिटर, उसके अंदर कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं, और आपने इन 6 लेटर्स को इस्तेमाल करके इनको मुख्तलिफ तरीके से आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो 6 लेटर्स हैं और आपने इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करने के तरीके बताने हैं कि कितने डिफरेंट तरीके से आप इनको इन 6 लेटर्स को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चल के देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे वो 6 लेटर्स लिख लेता हूँ ताकि हमें फॉलो करना आसान हो। 6 लेटर्स जो हमें गिवन है वो कौन कौन से हैं? बिटर पूरा वर्ड गिवन है, उसके अंदर 6 लेटर्स हमें गिवन है। तो अगर मैं पूरा बिटर पहले यहाँ पे पूरा लेफ्ट लिख लेता हूँ कि हमें यहाँ पे जो वर्ड गिवन है वो बिटर है, और इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है। अगर मैं इसका इसका सेट बनाऊँ तो इसमें हमें क्या गिवन है? एक हमारे पास बी है, ठीक है, और एक हमारे पास लेटर आई है, 2 लेटर टी है हमारे पास, और इसी तरीके से एक ई है, ठीक है, और क्या है, और एक हमारे पास आर है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास ये हो गए 6 हमारे पास ये लेटर्स हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं, जिनमें से बाकी सारे एक एक हैं, सिर्फ इनमें से टी जो है वो हमारे पास 2 टी हैं। सही है, और ये हमारे पास हमें वर्ड गिवन था तो इसके लेटर्स हमने यूज़ करने थे। अब हमसे कहा गया है कि हमने इन 6 की 6 लेटर्स को इस्तेमाल करके इनको अरेंज करना है और देखना है कि कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं और आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हैं। पहले मैं परमुटेशन से कर लेता हूँ क्योंकि परमुटेशन यहाँ पे यूज़ करना आसान है, और फिर देखते हैं कि अगर वक्त बचा तो आपको मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यहाँ पे यूज़ करके दिखा दूँगा। ठीक है, परमुटेशन से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपका पहले इसमें 2 स्टेप्स होते हैं परमुटेशन के। पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका एन क्या है और आपका आर क्या है। एन टोटल आपके पास कितने अवेलेबल हैं लेटर्स? 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, तो आपका एन यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा, परमुटेशन हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ इसको कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं अभी जल्दी जल्दी चलूँगा ताकि जो मेन चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने में मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ, जबकि जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करें। इसी तरीके से आर क्या होगा, हमने कितने लेटर्स को यूज़ करना है? हमने क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें गिवन था कि हमने सारे लेटर्स को यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 लेटर्स हैं तो हमने 6 के 6 लेटर्स को इस्तेमाल करना है। जब हमने सारे के सारे लेटर्स को इस्तेमाल करना है तो हमारे पास आर क्या आएगा? आर हमारे पास 6 होगा, तो एन भी 6 है और आर भी 6 है।
अब हमने सिंपली परमुटेशन का फार्मूला यूज़ कर लेना है। जब आप परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप फार्मूला क्या होता है परमुटेशन का, एन पी आर होता है, और फिर आप आगे क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब एन और पी की वैल्यूज 6 हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6p6 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 6। आप चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा इसकी मैनुअल वर्किंग है तो हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 होता है, तो ये आंसर आपके पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे आते हैं कैलकुलेटर पे, और डायरेक्टली अगर आप करना चाह रहे हैं तो 6p6 करेंगे, आपके पास आंसर 720 है, या फिर आपका 6 फैक्टोरियल आ रहा था तो आप 6 फैक्टोरियल भी करेंगे तो आंसर आपके पास 720 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ सही है, इसे कुछ तरह कंटिन्यू कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 6p6 720 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब असल चीज़ आ रही है, गौर से सुनिएगा। अब आपने देखना है कि जो आपको ऊपर गिवन थे लेटर्स, उसमें आया कि सारे ही लेटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ थे या कोई लेटर्स उनमें से सेम भी थे। तो अगर आप अपने इस पूरे सेट को देखेंगे जो आपके पास गिवन है लेटर्स का सेट, इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 2 टी थे, यानी कि टी जो थे 2 वो सिमिलर थे, यानी बाकी सारे लेटर्स डिफरेंट थे एक दूसरे से, लेकिन 2 टी लेटर्स थे, यानी 2 टी लेटर्स थे या 2 अल्फ़ाबेट्स थे टी, वो सेम थे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स आपके सेम हों अरेंजमेंट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है अपने आंसर को किस चीज़ से, फैक्टोरियल से। किस चीज़ के फैक्टोरियल से, जितने आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके अरेंजमेंट में, आपको उतने नंबर के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास टी 2 दफ़ा आया था, सेम थे, सिमिलर थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आंसर को 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टी हमारा 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, यानी कि रिपीट से मुराद टी हमारे पास 2 थे, सिमिलर थे, सेम थे, आपस में उनमें कोई फ़र्क नहीं था टी में। तो टी हमारे पास चूँकि जो सेट था उनमें 2 दफ़ा कर रहा था, तो अरेंजमेंट में भी 2 दफ़ा आ रहा था, तो हमें यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से अपने आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो आंसर होगा उसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा, 6p6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और आंसर आपके पास 720 था, जो कि डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है। ये हम फैक्टोरियल वाली चीज़ काफ़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पिछली वीडियोज़ देख लेंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे हमने डिवाइड किया और फिर हमारे पास आंसर क्या आया, 360 आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ओरिजिनल आंसर आ रहा था 720, उनमें हम हर चीज़ को 2 दफ़ा काउंट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास टी 2 थे, दोनों यानी इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 2 थे, तो हम ओवर काउंट कर रहे थे चीज़ों को 2 दफ़ा, तो हमें फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा था। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हमारा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको परमुटेशन से करके दिखाया है कि आपका आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहें तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आपका आंसर जो ओरिजिनली 720 आएगा, फिर आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम कम है, बल्कि मैं आपको इस एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। आगे वाले एग्जांपल में आप खुद से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है आपके पास, जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करना था, आपने यहाँ पे ब्लैंक्स डालनी थी, 6 लेटर्स को आपने अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और पहली ब्लैंक में कितने ऑप्शन होंगे आपके पास, पहली ब्लैंक में आपके पास
6 ऑप्शंस होंगे, दूसरी में 5, तीसरी में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं। और 6 फैक्टोरियल को हमने क्या देखा था, क्या होता है 720 होता है। तो अगेन आंसर हमारा 720 आ रहा है। और फिर ये सारी चीज़ हमने दोबारा करनी है, यानी कि 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स अवेलेबल थे उनमें 2 सेम लेटर्स थे, तो हमें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो आंसर अगेन 360 आएगा। तो वही आंसर आ रहा है। तो आप चाहें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप परमुटेशन का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी बिल्कुल ऊपर वाले सवाल से मिलता जुलता है। उसमें में कहा गया है कि ये हमें वर्ड गिवन है, आई डोंट नो कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो आई गेस ये किसी सिटी का नाम है, या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माजरत। लेकिन ये वर्ड हमें गिवन है और हमने देखना है कि इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसको हम कैसे कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं। तो टोटल लेटर्स अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टोटल लेटर्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे लिख लेते हैं 11 में से 4 दफ़ा एस है और 4 दफ़ा आई है, 2 दफ़ा पी है और 1 दफ़ा एम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। और यहाँ पे हमें क्या वर्ड गिवन है, यहाँ पे जो हमें वर्ड गिवन है वो है थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके के वर्ड से हम यूज़ टू नहीं होते, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई इंग्लिश का कोर्स नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें एक वर्ड गिवन है, ठीक है। इसमें टोटल कितने वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। और कौन कौन से हैं यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिख लूँ या एक दूसरी तरीके से लिख लूँ तो वो क्या होगा, एक हमारे पास एम है अवेलेबल, उसके बाद 4 हमारे पास आई अवेलेबल हैं, 4 हमारे पास एस अवेलेबल हैं, और क्या 2 हमारे पास पी अवेलेबल हैं। तो टोटल हो गए 11। और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11 लेटर्स अवेलेबल हैं। इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11। टोटल लेटर्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं 11। और इन 11 में एक एम है, 4 आई हैं, 4 एस हैं और 2 पी हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन 11 लेटर्स को हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और हमने ये भी हमें गिवन भी था और हमें पता भी है, क्वेश्चन देख के भी हमें पता भी चल रहा है कि हमने इन 11 के 11 को अरेंज करना है। अगेन परमुटेशन को यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे परमुटेशन को यूज़ करना आसान है। अगर आप चाहें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा, आपको पहले 11 ब्लैंक्स पुट करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा वो काम लंबा हो जाएगा करके दिखाना। परमुटेशन यूज़ करना यहाँ पे मुझे सिंपलर वे लग रहा है, तो यहाँ पे परमुटेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको परमुटेशन से भी, सॉरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको दोनों चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सॉल्व करें, किस मेथड को यूज़ करें, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अगेन परमुटेशन में सबसे पहले एन और आर डिटरमाइन करना है। एन भी यहाँ पे 11 है क्योंकि 11 लेटर्स अवेलेबल हैं और 11 के 11 ही हमने यूज़ करने हैं अरेंजमेंट के लिए, तो आर भी हमारा यहाँ पे 11 होगा। यहाँ पे स्टेप 2 में हमने सिंपली जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेना है परमुटेशन का। और यहाँ पे क्या आएगा 11 पी 11, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 माइनस 11। और ये आपके पास क्या आएगा, नीचे चूँकि 0 है तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपके पास 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते थे, और अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल को करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। 11 का फैक्टोरियल, अगेन ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, और अगर आप 11 करें तो तब भी आंसर यही आएगा। तो
लेट्स सी, इसको कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं? ओके, कॉपी करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 3991680। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था? यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 39916 और 800। आई होप कि मेरे पास यही आ रहा था, 39916 800। तो यही हमारे पास आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना होगा, सोचना होगा कि आया कि यही हमारा आंसर है। तो इसके लिए हमने क्या देखना है कि सबसे पहले ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो लेटर्स थे वो डिस्टिंक्ट थे या इनडिस्टिंक्ट थे। तो हमारे लेटर्स अगर हम देखें तो इसमें से कुछ लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन कुछ इसमें से इनडिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कि कुछ लेटर्स इनमें सिमिलर भी हैं। तो जब हमने पिछली वीडियो में देखा है, अभी ऊपर पिछले एग्जांपल में देखा है कि जब हमारे पास इस तरह की सूरत हाल आ जाए जहाँ पे आपके पास इनडिस्टिंक्ट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाएं या सेम ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास चार आई हैं, 4 S हैं और 2 P हैं। तो 4 I आपस में सिमिलर हैं, फिर 4 S आपस में सिमिलर हैं और फिर हमारे पास 2 P आपस में सिमिलर हैं। तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा कि अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 I हैं, यानी कि हमारे पास 4 I हैं, तो यानी कि 4 I हमारे पास इनडिस्टिंक्ट हैं या 4 I हमारे पास सिमिलर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि 4 हमारे पास I 4 हैं, तो हमें अब अपने आंसर को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे 4 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें और भी पता है कि हमें 4 I, सिर्फ 4 I नहीं है जो सिमिलर हों हमारे पास, बल्कि 4 S भी सिमिलर हैं, यानी हमारे पास S भी 4 हैं। तो हमें जो आंसर है उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से, यानी 4 फैक्टोरियल से दोबारा भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा डिवाइड करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप क्या नाम है, अगर देखें तो हमारे पास P भी 2 मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, P भी मेरे पास 2 मौजूद थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 क्योंकि P सिमिलर है हमारे जो सेट ऊपर मौजूद था अवेलेबल लेटर्स का, तो हमें अपने आंसर को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है, फिर दोबारा 4 से करना है और अब दोबारा 2 से भी करना है। तो इस तरीके से हमें अपना जो आंसर आया है उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर दोबारा 4 फैक्टोरियल से और फिर 2 फैक्टोरियल से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर हमें आंसर क्या देता है। तो यही चीज़ अभी जाके हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल देते हैं ताकि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना छोड़ी जाए। तो ये हमारे पास जब आप 11P11 को डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 होल से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 34,650 आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 34,650। तो इस चीज़ का जो आंसर आपके पास आएगा 11P11, ओ सॉरी, इसको 11P11 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा, 3000, ओ सॉरी 34,650। तो हमारा आंसर इसका क्या आया, अभी मैंने आपको परम्यूटेशन से करके दिखाया है कि हमारा आंसर क्या रहा है। हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है 34,650 हमारा आंसर आ रहा है। और इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स टोटली ये चॉइस, मैंने आपको यहाँ पे आपको परमुटेशन वाले फार्मूले से करके दिखाया है
अगर आप चाहें तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी सेम आंसर आपके पास ये बड़े वाला आ रहा होगा, उसके बाद आपने 4 फैक्टोरियल से इन चीज़ों से आपने जो आपका आंसर आ रहा होगा आपने इन चीज़ों से उनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 5 5 प्रोवाइडेड नन ऑफ दीज 6 डिजिट्स इज़ टू बी रिपीटेड। यानी हमने 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जिनमें, यानी ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनमें 6 डिजिट्स हों, सही है। और हमें अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से हैं? हमें ये 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, यानी टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल है, जिनमें टू जो है डिजिट 2 वो 2 दफ़ा अवेलेबल है, 3 भी 2 दफ़ा अवेलेबल है, यानी हम 3 को भी 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 भी हमें, डिजिट 5 भी हमें 2 दफ़ा अवेलेबल है। और हमने इन सारों को यूज़ करना है और इन 6 की 6 को हमने अरेंज करना है, और इन 6 की 6 को हम यानी इनको रिपीट नहीं कर सकते। तो हमने ये जो 6 डिजिट्स गिवन है सिर्फ हमने इन्हीं को यूज़ करना है, और एक दफ़ा जब हमने यूज़ कर लिया तो यूज़ की हुई चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आइए चल के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? हमें सेट ऑफ लेटर्स गिवन है, यानी अवेलेबल सॉरी डिजिट सेट ऑफ डिजिट्स अवेलेबल गिवन है जो कि हमें अवेलेबल है, और हमने क्या करना है, हमने 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमने 6 डिजिट जो है वो नंबर्स बनाने हैं। तो 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो उसका मतलब है कि हमें 6 डिजिट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और हमें अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें 2 डिजिट अवेलेबल हैं, और डिजिट 3 हमें दो अवेलेबल है, और डिजिट 5 हमें 2 अवेलेबल है। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, इन 6 को हमने इस्तेमाल करना है, और हमने 6 डिजिट नंबर्स हमने बनाने हैं। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि हमने इन 6 को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज करना है और देखना है कि कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अगेन इसको परमुटेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि परमुटेशन को आपने देखा है कि उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इस केस में कि आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में वो नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डालते रहें। अगर आप चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परमुटेशन में क्या करते हैं, एन सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आर आइडेंटिफाई करते हैं। टोटल अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 6 हैं, और टोटल हमने यूज़ कितने करने हैं? 6 के 6 हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एन और आर हमारे पास आ गए हैं, और हमने इनको फॉर्मूले में पुट कर देना है परमुटेशन के। तो ये क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, जो कि अगेन सिंपली 6 फैक्टोरियल होगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैं 6p6 लिख लेता हूँ, फिर अब कैलकुलेटर में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या रहा है। 6p6 अगर आप चाहें तो डायरेक्टली 6p6 भी लिख सकते हैं, 720 आ रहा है। या अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो 6 फैक्टोरियल जो कि हमने अभी इसको सिंप्लीफाई किया था मैथमेटिकली, तो 720 आपके पास आंसर आ रहा है। तो आपके पास 720 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि चूँकि आपके जो अवेलेबल डिजिट्स हैं उनमें डिजिट्स रिपीट भी हो रहे हैं, यानी कि आपके पास इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद है। आपका जो टोटल अवेलेबल डिजिट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो आपका जो 2 है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, आपका 3 जो है, सॉरी रिपीट का मतलब है कि आपके पास टू डिजिट्स मौजूद हैं, 3 आपके पास सॉरी 2 आपके पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं, जबकि 2 आपके पास 5 डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास चूँकि 2 आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 आपके पास 3 डिजिट्स हैं, और 2 आपके पास 5 डिजिट 5 है, सही है।
यानी टू वाला डिजिट जो है वो आपके पास दो अवेलेबल है, 3 वाला दो अवेलेबल है, और 5 वाला डिजिट आपके पास दो हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इस चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा कि डिजिट और ये नंबर, यानी डिजिट आपके पास डिजिट 2 आपके पास दो अवेलेबल है, इसका यानी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपने ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आपने देखा होगा तो आई होप कि वहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम क्या करेंगे, राइट। चूँकि डिजिट 2 हमारे पास दो हैं तो हमें अपने आंसर को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से डिजिट 3 हमारे पास दो हैं तो हमारे आंसर को 2 फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से डिजिट 5 हमारे पास दो अवेलेबल हैं तो हमें अपने आंसर को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें अपने आंसर को 3 दफ़ा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिख लें, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। 2 फैक्टोरियल, वैसे तो 2 ही होता है लेकिन लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपके पास आंसर क्या आया है, आंसर आपके पास 90 है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, यानी 6p6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। तो आपका आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 90 आ रहा है। और ये चीज़ मैंने अभी आपको परमुटेशन से सॉल्व करके दिखाई है। अगर आप चाहें तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था और आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक 14 प्लेयर्स स्टैंड इन अ लाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। यानी आपके पास 14 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और आपने उनको एक लाइन में खड़ा करना है। लाइन में खड़े करने से क्या मुराद है, यानी आप लाइन में खड़े करने को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने 14 प्लेयर्स हैं और आपने उनको अरेंज करना है। यानी कि आपके पास 14 प्लेयर्स हैं और आपने उन 14 प्लेयर्स को अरेंज करना है या उनको लाइन में आपने एक अरेंजमेंट की फॉर्म में खड़ा कर देना है, ठीक है। तो 14 प्लेयर्स हैं और इन 14 प्लेयर्स में लेकिन क्या बात है कि 4 पाकिस्तानीज़ हैं, 3 इंडियंस हैं, 2 अफगान हैं यानी अफगानिस्तान वाले लोग हैं, और 5 जो हैं वो श्रीलंकन हैं। तो यानी आपके कंपोजिशन भी दी हुई है कि आपके जो 14 प्लेयर्स हैं वो सारे उनमें से 4 पाकिस्तानी हैं, 3 इंडियंस हैं, 2 अफगानिस्तान हैं और 5 श्रीलंकन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वैसे ये 14 प्लेयर्स जो कि हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं, तो वैसे क्या होगा, वैसे ये 14 प्लेयर्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि एक प्लेयर दूसरे से सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, यानी हर प्लेयर अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो हमारा जो 14 प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, यानी एक प्लेयर का नाम बिलाल हो सकता है, दूसरे का नाम अहमद हो सकता है, तीसरे का नाम खान हो सकता है, राइट। इस तरीके से कोई भी नाम हो सकते हैं। तो हर बंदा अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी। तो वैसे क्या होना चाहिए कि 14 के 14 प्लेयर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताई गई है, आपने इनको जब लाइन में स्टैंड करवाना है या आपने इनको इनकी एक लाइन बनानी है या आपने इनको अरेंज करवाना है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने नेशनैलिटी की बेसिस पे करना है। यानी कि इसी चीज़ को आपको समझाने में आसान करने के लिए मैंने आगे ब्रैकेट में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे वो प्लेयर्स जिनकी नेशनैलिटी सेम है वो इनडिस्टिंक्ट हैं, राइट, यानी कि वो सिमिलर हैं, सेम है। यानी कि ऐसे प्लेयर्स जिनकी नेशनैलिटी सेम है वो प्लेयर्स सेम है, आप ये अज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये यानी कि आपने नेशनैलिटी की बेस पे करना है। तो मिसाल के तौर पे इनको एक लाइन में आप खड़ा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप सबसे पहले एक अफगानिस्तान के प्लेयर को खड़ा करेंगे जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करें। हो सकता है उसके बाद आप श्रीलंका के प्लेयर को खड़ा करें, फिर हो सकता है आप इंडिया के प्लेयर को खड़ा करें, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हो सकता है आप अफगानिस्तान के प्लेयर को खड़ा करें। उसके बाद हो सकता है आप 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स को खड़ा कर दें, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप 2 श्रीलंकन्स को खड़ा कर दें।
हो सकता है इसके बाद आप एक इंडियन को खड़ा कर दें, हो सकता है इसके बाद आप एक पाकिस्तानी को खड़ा कर दें, हो सकता है इसके बाद आप 2 श्रीलंकन्स को खड़ा कर दें, और हो सकता है इसके बाद एक जो पाकिस्तानी बच के आप उसको खड़ा कर दें। तो ये टोटल आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कौन सी चीज़ हम मिस कर गए हैं, एक इंडियन रह गया है। तो हो सकता है आपका आखिर में इंडियन आ जाए, सही है। तो यानी कि आपने जब अरेंजमेंट करनी है तो आपने उनको एज अ सेपरेट इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करना, आपने उनको नेशनैलिटी की बेस पे ट्रीट करना है। यानी कि अगर 4 अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स हैं तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि अगर 2 अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स हैं तो उनको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, यानी कि वो सेम है। तो इस तरीके से यानी कि आपने उनको नेशनैलिटी की बेस पे ट्रीट करना है। तो इससे ऑटोमेटिकली ये क्या मतलब निकलेगा कि आपके पास अगर नेशनैलिटी सेम है तो आपके पास प्लेयर्स क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। यानी कि पाकिस्तान के अगर आपके पास 4 प्लेयर्स हैं, ये अगर आपके पास पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स हैं तो यानी कि इनका आपस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सेम है तो यानी कि इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का मतलब दरअसल ये है कि आपका जो नेशनैलिटी है वो, चूँकि आपने नेशनैलिटी की बेस पे इनको ऑर्डर करना है, तो इसमें आपका ये 14 प्लेयर्स में अगर आपके प्लेयर्स की नेशनैलिटी सेम है तो वो उनको आप इनडिस्टिंक्ट जो है वो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन आगे बन होती तो फिर हर प्लेयर यूनिक होता है, राइट, प्लेयर्स तो सेम नहीं होते, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इस चीज़ को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, 4 पाकिस्तानी अवेलेबल हैं और 3 इंडियंस अवेलेबल हैं। इसके बाद 2 अफगान प्लेयर्स अवेलेबल हैं और इसके बाद हमारे पास 5 श्रीलंकन प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास 4 कंट्रीज़ के प्लेयर्स अवेलेबल हैं और टोटल कितने हो गए, ये हैं 14 प्लेयर्स हैं, ठीक है। और हमने इनको एक लाइन में खड़ा करना है, या यूँ सिंपल आसान अल्फाज में कह लीजिए कि हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन 14 प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी चलते हैं और परमुटेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगेन अगर आप चाहें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। एन हमने कितने प्लेयर्स को टोटल कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, 14 अवेलेबल है, तो एन हमारा 14 होगा। इन 14 में से हमने कितने प्लेयर्स को अरेंज करना है, हमने 14 में से 14 को ही अरेंज करना है, आर हमारा 14 होगा। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हमने यहाँ पे फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14 ठीक है। और यहाँ पे 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस 14 का होल फैक्टोरियल। अगेन इसको अगर आप लिखेंगे तो अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 14 माइनस 14 ज़ीरो होगा, ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये आपके यहाँ पे 14 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 14 फैक्टोरियल को आप फाइंड करना चाहें कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली परमुटेशन वाला भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या था, हमारे पास 14 था, 14 काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, या इसी तरीके से अगर आप 14 फैक्टोरियल फाइंड करें तो वो भी यही आंसर आएगा। तो ये इतना बड़ा नंबर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स का वो बता रहा है, जो कि हमारे पास परमुटेशन से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस नंबर को लिखने से पहले क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले कि हम इस नंबर को लिखें, हम ऊपर चल के देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, आया कि वो सारे के सारे प्लेयर्स सेपरेट थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, क्योंकि हमने नेशनैलिटी की बेस पे इनको लाइन में अरेंज करना है या लाइन में खड़ा करना है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि नहीं, ये चूँकि नेशनैलिटी हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके अंदर प्लेयर्स कुछ सिमिलर भी हैं, यानी कि जिनकी नेशनैलिटी सेम है उनको हम एज अ सेम इनडिस्टिंक्ट प्लेयर्स जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। तो फिर उसका क्या मतलब है, हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले एग्जांपल में भी देख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा आंसर होगा उसको, चूँकि हमारे पास पाकिस्तानी प्लेयर्स 4 अवेलेबल हैं,
तो हमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से इंडियन प्लेयर्स हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, तो हमें जो भी आंसर होगा हमें उसको फिर 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स हमारे पास 2 हैं, तो हमें जो हमारा आंसर होगा उसको हमें 2 के फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और श्रीलंकन प्लेयर्स हमारे पास 5 हैं, तो हमें जो आंसर होगा उसको हमें 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी क्या शक्ल बनेगी? इसकी शक्ल बनेगी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यानी कि जो भी हमारा आंसर है हमने उसको डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा इस डिवाइड करने के बाद। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू लास्ट क्या था 5 फैक्टोरियल था। आंसर हमारे पास क्या आया है? आंसर अभी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि यही हमारा फाइनल आंसर है। और आंसर हमारा क्या है? 25225220 25225220 25225220। तो ये हमारे पास आंसर आया है। अगेन मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 25225220 और ये हमारा आंसर जो है सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, फाइनल आंसर है ये। और ये हमने परमुटेशन को इस्तेमाल करके हमने अपना आंसर निकाला है। तो सबसे पहले हमने 14 को निकाला है, फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ा था 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे वो आपस में सेम थे, इनडिस्टिंक्ट थे। सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया है। परम्यूटेशन से मैंने इसको सॉल्व किया है। और तो इसमें आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? मैंने आपको 4 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाए। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दरअसल हमारा मकसद क्या था इनको सॉल्व करने का? हमारा मकसद ये था कि अगर आपके पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ता है कि जिनमें कुछ इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो फिर आप कैसे जो है वो उनकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप परमुटेशन को सॉल्व कर रहे हों या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को सॉल्व कर रहे हों। इस चीज़ को हमने पहले काफ़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो में देखा था, और आज हमने इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये यहीं पे अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।